फर्स्ट क्वेश्चन में दिया स्क्वायर कंडक्टिंग लूप ऑफ साइड लेंथ A is held vertical with the help of non-conducting rod of length L. The rod is made to rotate in horizontal circle about vertical axis through its ends. The loop rotates with the rod while its plane always remains perpendicular to the rod. The distance of the loop is r, angular speed is omega, uniform horizontal magnetic field exists in entire space. Find the average rate of heat dissipation in the loop during one rotation. Question समझ आया पहले क्या है? You have a square loop of side A. It's attached with a rod of length L. And it's moving in circular path. Magnetic field is horizontal. यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है और ये ऐसे घूम रहा है. सबने बताना है इसमें एवरेज रेट ऑफ हीट डिसिपेशन कितनी होगी वन रोटेशन में. समझ आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे फिक्स्ड है और हमारे पास स्क्वायर लूप है जो ऐसे घूम रहा है सर्कल में. तो हमने बताना है व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ हीट डिसिपेशन. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली कुछ एज्यूम कर लो. इनिशियली एज्यूम कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे आर पैरेलल. तो इनिशियल फ्लक्स कितना हो गया? BA. अब जब ये मूव करेगा तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है. पहले अगर मैंने ऐसे एरिया प्लेन को रखा था तो इनिशियली B और A में एंगल 0 है. अब फील्ड तो ऐसे ही था पर ये एरिया टर्न कर रहा है. दैट मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज चेंजिंग. तो फ्लक्स चेंज कर रहा है. फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगी. EMF इंड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट होगी. अब एनर्जी लॉस अगर मेरे को निकालना है तो पहले तो हम निकालेंगे चेंज इन फ्लक्स, मतलब डी फाई. पहले फाई, फिर डी फाई बाई डी टी, फिर करंट, एंड देन एनर्जी लॉस इज I स्क्वायर R. फिर हमें बताना है एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल. सो फिर उसकी एवरेज वैल्यू. सो कंसेप्ट लिख लो पहले, फिर सॉल्व करना. If we assume that initially magnetic field intensity and area vector are parallel. If we assume that initially magnetic field intensity and area vector are parallel, magnetic flux is BA. Magnetic flux is BA. As the coil rotates about a fixed point, angle between magnetic field and area vector changes. Angle between magnetic field and area vector changes. Therefore, magnetic flux will change. And EMF is induced. The rate of energy dissipation is thus: due to induced current, rate of energy dissipation is thus due to the induced current which flows in the coil. Rate of energy dissipation is due to the induced current which flows in the coil and is given by I square R.
कर दो सॉल्व इसको अब. फर्स्ट फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स फिर ईएमएफ से करंट से आई स्क्वायर आर फिर उसकी एवरेज वैल्यू. हमें दे इट्स मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. Implies in time t angle between magnetic field and area vector will be omega d. The new flux will be EMF induced cos omega d की डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंड्यूस्ड करंट rate of energy dissipation. Average value over one cycle. एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल हाफ. साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ओमेगा टी? 1 माइनस कॉस्ट ओमेगा टी बाई 2. तो हाफ तो वैसे ही था, कॉस्ट ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 है, हाफ तो कांस्टेंट है. आपने पढ़ा नहीं मैथ्स में एवरेज वैल्यूज? नहीं आपने तो नहीं पढ़ा, इन सब ने नहीं पढ़ा. ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की भी हाफ ही होती है बिकॉज वो 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल इज हाफ. साइन ओमेगा साइन का कोई भी है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल इज 0. बिकॉज एंगल ट्रांसवर्स एरिया का ही है ना, एरिया कितना मूव करेगा. अगर ये रॉड मूव करेगी एंगल थीटा तो एरिया भी तो थीटा ही मूव करेगा ना, बिकॉज हमें दिया इट्स मूविंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. ये ऐसे है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर्स. तो अगर ये लाइन थीटा मूव करेगी तो इसका परपेंडिकुलर भी तो थीटा ही मूव करेगा. समझ में आया कैसे किया सारा? करें नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये क्वेश्चंस आपको भेजे हुए हैं, वहां से नोट कर लेना अगर करने हैं तो, बिकॉज ये असाइनमेंट भेजी थी मैंने सैटरडे शाम को. उसके सोल्यूशन सब आ गए होंगे, वो रात को 11 बजे तक टाइम था, उसके सोल्यूशन शो हो जाएंगे आपको. और बहुत सारे लोगों ने दिया है. सो कल एक और टेस्ट डालूंगा बस उन 11 लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया है, बिकॉज बाकी सब बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता है टेस्ट करने का. A flat coil in the shape of spiral has large number of turns in. The turns are wounded tightly and the inner and outer radii of the coil are A and B. External magnetic field B is applied perpendicular to the plane. Find EMF induced when the field is made to change at a rate of dB by dt. हमें दिया you have a coil having n turns. N turns inner radius है, outer radius भी spiral है. अगर मेरे को बताना है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, तो फ्लक्स इसमें निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? पहले हम एक स्मॉल रिंग कंसिडर करेंगे, स्मॉल रिंग ऑफ रेडियस डी एक्स. पहले उसका फ्लक्स और फिर इंटीग्रेट, एंड देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी. तो पहला पार्ट तो फ्लक्स निकालने का है. अगर मैं एक स्मॉल रिंग एज्यूम करूं इसके अंदर, सिर्फ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स. पहले इसमें से फ्लक्स निकालेंगे, किसका फ्लक्स कितना होगा, कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसमें लेने हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट थिकनेस इनटू इट्स थिकनेस. नंबर ऑफ टर्न्स ए से बी तक एन टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट थिकनेस इज एन अपॉन बी माइनस ए. So number of turns in small thickness dx is number of turns per unit thickness into thickness n upon b minus a into dx. करो सॉल्व, लेट्स सी क्या करते हो. फ्लक्स निकाल के सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दो. इसको इंटीग्रेट करना है सिर्फ ए टू बी एंड देन डी फाई बाई डी टी. हमने इसका
अगर इस रिंग को, ये जो रिंग बनाया है, इसको ओपन करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई एक्स, और इसकी थिकनेस डी एक्स। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यही बनेगा ना, 2 पाई एक्स। या तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करते हैं, पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। उससे डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को निगलेक्ट करोगे फिर भी यही आएगा। कैसे? डी एक्स एन अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स। डबल वेरिएबल अभी आपने की भी नहीं इंटीग्रेशन। फिर भी डी एक्स तो आ जाएगा, बिकॉज पाई एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर करोगे तो हम इसमें हमें लेना है फ्लक्स थ्रू लूप का, सॉरी यहाँ पे लूप का एरिया लेना है। दिस शुड बी बिकॉज ये वाला एरिया लेना है ना इस रीजन का। कर दो सॉल्व, क्यूब के टर्म्स में आ जाएगा ना, बी क्यूब माइनस ए क्यूब करके। और फिर डी फाइव बाई डी टी, सारी टर्म्स कांस्टेंट है बी को छोड़ के, बाकी सब। बिकॉज फ्लक्स वुड बी, ये सब तो कांस्टेंट है, एन अपॉन बी माइनस ए टू बी। तो सारी टर्म सेम रहेगी, लास्ट में सिर्फ डी वी बाई डी टी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इट कैन बी क्लियर है। A certain volume of copper is drawn into a wire of radius A and is wrapped in a shape of helix having radius R. R is very much greater than A. The windings are as close as possible without overlapping. मतलब टच कर दी हैं वाइंडिंग्स एक दूसरे को. Self inductance of inductor obtained is L1. Another wire of radius 2A is drawn using the same volume of copper and wound in the same fashion as described above. The self-inductance is L2. This time the inductance, ठीक है, this time inductance is L2. तो L1 L2 की रेशियो बतानी है. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए. सो फॉर्मूला अप्लाई कर दो. नंबर ऑफ टर्न्स निकालो कितने बनेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स. हमें दिया सर्टेन वॉल्यूम ऑफ कॉपर, तो लेंथ ऑफ वायर इज वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो उससे नंबर ऑफ टर्न्स
और फिर सेल्फ इंडक्टेंस, बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस और रेडियस ऑफ द वायर में रिलेशन निकाल दो। मैथ्स है, टोटल मैथ्स है, फिजिक्स तो पहले स्टेप पे खत्म हो जानी है, लास्ट में फॉर्मूला में लगेगी फिर। मेरे को सिंपल 10th के मैथ से नंबर ऑफ टर्न्स निकाल दो कितने होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनी? नहीं, लास्ट में एल की प्रोपोर्शनैलिटी, एल प्रोपोर्शनल टू। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो एन टर्न्स विल एन इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एल। करो आगे सॉल्व। आप ऐसे समझो ना, बिकॉज एक चीज और यूज करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज हमें दिया वायर्स आर टचिंग ईच अदर। ऐसे अगर एन टर्न्स हैं तो एल को मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। लेंथ ऑफ सोलोनॉइड इज एन इंटू टू ए, बिकॉज एक वायर की थिकनेस डायमीटर के इक्वल है और एन टाइम्स वो क्रॉस कर रही है। तो अगर इसकी ये टोटल लेंथ एल है, लेंथ ऑफ सोलोनॉइड, ये थिकनेस एक वायर की टू ए है, तो वी कैन, और एन टाइम्स उसने टर्न किया, तो वी कैन से एन इंटू टू ए इज इक्वल्स टू एल। सो ये कंसेप्ट यूज करो और फिर सेल्फ इंडक्टेंस निकाल दो, बिकॉज हमें ए के साथ रिलेशन चाहिए, आर के साथ नहीं चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है ना सबको? एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए क्यूब आएगा सॉल्व करके। तो एक बाई रेडियस ए दिया, एक बाई टू ए दिया।
आगे आंसर। स्क्वायर के। सबका ही याद है स्क्वायर। आ तो रहा है क्यूब। 1/a³ आ तो रहा है रिजल्ट में। किसको? आर को अगर आप लिखोगे, बेसिकली एल के कारण कंफ्यूजन होती होगी। एक लेंथ ऑफ वायर है, एक लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, और एक सरकमफ्रेंस है। कंप्लीट करके देखो क्या आ रहा है। ये समझ आया ना 1/2a क्यों लिया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 1/2a। बिकॉज एन और आर दोनों सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे ना, सिर्फ आर को सब्सटीट्यूट नहीं करना ना, एन को भी सब्सटीट्यूट करना। तो दोनों को सब्सटीट्यूट करोगे तो नहीं आएगा वो। सो 1/a³ भी आएगा फॉर्मूला में लास्ट में। बिकॉज हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी AL/πr। n/2a बी की वैल्यू, बिकॉज हमने, बिकॉज बी इज n/2a है ना, n/2a है। कहाँ लिया था हमने? बी इज n/2a मल्टीप्लाइड बाई 2a नहीं। कर लो कंप्लीट इसको। πr², आर इज यहां से
एल अपॉन 2 पाई एन यहाँ से कर दो कंप्लीट, देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं तो आंसर चेंज कर लेंगे, करो तो सही सॉल्व। बिकॉज सर्टेन वॉल्यूम है तो मतलब एल को भी पुट करना पड़ेगा, वी अपॉन पाई ए स्क्वायर आ रहा है, एल को भी पुट करना पड़ेगा वी अपॉन पाई ए स्क्वायर। लास्ट में आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर म्यू नॉट आर वी अपॉन ए क्यूब इंटू 4 पाई, म्यू नॉट आर वी 4 पाई ए क्यूब। कौन सा? आ गया आपका आंसर तो। नेक्स्ट राइट, ये तो इजी क्वेश्चन है। हमें दिया है shown in the figure current through each resistor is I. We find the current through the resistor immediately after the switch S is opened. How much heat will be dissipated in the circuit after switch is opened? Initially हमें दिया है कि सब में करंट I फ्लो कर रही है. How much heat will be dissipated when switch S is opened? अभी तीनों में करंट I फ्लो कर रही है. अगर मैं इस सर्किट को ड्रॉ करूं, हमें दिया इसमें करंट I. ये क्वेश्चन में गिवन है. अगर इसमें करंट आई है, इसमें भी आई है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 2I, और इसमें करंट आई. तो इंडक्टर्स में भी करंट गिवन है. हमने बताना है जब स्विच एस को ओपन कर दिया तो किरचॉफ्स लॉ, करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल्स टू करंट लीविंग. मतलब अगर टोटल करंट सब में आई है तो दैट मीन्स यहां से 3I आएगी. आई इसमें, 2I इसमें, फिर आई इसमें, आई इसमें. तो हमने बताना है जब स्विच एस को ओपन कर दिया व्हाट विल बी द हीट एनर्जी डिसिपेटेड. क्या है आंसर? आपका ये हो गया था ना ये वाला क्वेश्चन. थ्री एल आई स्क्वायर. क्यों? क्यों? बिकॉज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है. इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर के अंदर. करंट फ्लो कर रही है, उसमें करंट फ्लो कर रही है. अगर इस इंडक्टर को देखिए, इसकी इंडक्टेंस एल है. इंडक्टेंस एल है, करंट कितनी है? 2I. तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? हाफ एल इंटू 2I का स्क्वायर. और इस इंडक्टर में ये इंडक्टेंस 2L है, करंट I है, तो एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ 2L इंटू I का स्क्वायर. जब हमने स्विच ओपन कर दिया तो क्या होगा? हमने दिया हाउ मच हीट इज डिसिपेटेड व्हेन स्विच एस इज ओपन. एनर्जी स्टोर्ड की वजह से, इंड्यूस्ड कर एनर्जी स्टोर्ड की वजह से.
इंडक्टर में करंट में चेंज इमीडिएट नहीं आएगा तो, और रेजिस्टेंस में आ सकता है, तो क्या होगा? और फाइनल स्टेडी स्टेट कौन सी होगी? जब इंडक्टर में करंट जीरो हो गई, तो जो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी थी वही एनर्जी लॉस्ट में आएगी, एनर्जी डिसिपेटेड। लिख लो इसका कंसेप्ट। इनिशियली व्हेन स्टेडी स्टेट इज देयर, current through each resistor is I. अब एनर्जी स्टोर्ड रेजिस्टर में तो होती ही नहीं, एनर्जी स्टोर्ड या तो कैपेसिटर में होती है या इंडक्टर में होती है। तो कैपेसिटर इसमें लगे नहीं है, मतलब जो भी सर्किट की एनर्जी है दैट इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज आई एंड एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of energy is stored in the form of magnetic energy in inductors. Energy is stored in the form of magnetic energy in inductors. When switch S is opened and again steady state is reached. When switch S is opened and again steady state is reached. Current through all circuit elements is zero. Current through all circuit elements is zero, which implies that no energy is stored in inductors now. Which implies that no energy is stored in inductors now. Therefore, initial magnetic energy is lost in the form of heat. Initial magnetic energy is lost in the form of heat. So energy lost is 3 Li square. क्लियर है सबको कि पहले एनर्जी स्टोर थी, बाद में सारी एनर्जी लॉस्ट होगी बिकॉज इंडक्टर्स में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। In the circuit shown, the figure is in steady state. Find the rate of change of current through L immediately after switch is closed. हमें ऐसे दिया है। इनिशियली स्विचेस ओपन है, तो हमने बताना है इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। हमें दिया पहले सर्किट स्टेडी स्टेट में है। अगर स्टेडी स्टेट में है इसका मतलब करंट जो इंडक्टर में है उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली है। अगर करंट मैक्सिमम है मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर इज जीरो। और हमने कल न्यूमेरिकल्स में किया था कि जब स्टेडी स्टेट होती है इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंपल वायर।
अगर मैं सिंपल वायर से रिप्लेस कर दूं तो करंट थ्रू इंडक्टर रेजिस्टर कितनी हो जाएगी? अभी स्विच एस ओपन है तो एक ही रेजिस्टेंस है सर्किट में, 2R, और बैटरी इज ई, तो इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर इज E/2R, यही आएगा. सो एज इनिशियल्स इन स्टेडी स्टेट. इनिशियली मतलब अभी स्विच एस को हमने क्लोज नहीं किया. जैसे करंट इन इंडक्टर इज मैक्सिमम. EMF induced across it is 0 and current through inductor is E/2R. When switch S is closed. Current in inductor because उन्होंने कहा immediately after. Will not change instantly and will be I0 only. इसमें करंट चेंज नहीं कर रही, इसमें I0 ही है. अगर मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, इधर से करंट फ्लो करेगी I1, इधर से I2, तो I1 plus I2 should be equals to I0. Kirchhoff's law. If I1 and I2 be the current in two loops, I0 is equals to I1 plus I2. अच्छा, जब मैंने स्विच क्लोज किया तो इंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? होगा, बिकॉज करंट चेंज करने की कोशिश करेगी, नहीं कर रही बिकॉज ऑफ बैक EMF. तो मैं मान लूं कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो I1 कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? जो इंड्यूस्ड EMF है V, वो अप्लाइड EMF को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है. तो नेट EMF फर्स्ट लूप की कितनी होगी? E माइनस V, और उसकी रेजिस्टेंस R. तो करंट इन फर्स्ट लूप इज, और सेकेंड लूप में एंड I0 इज यहां से V की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी होगी इंड्यूस्ड EMF? हमने बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF इज LdI/dt, तो di/dt इज V/L. तो V/L बताना है कितना. पहले V निकाल लो फिर V/L. कौन सा स्टेप नहीं आया समझ? I0 में E/2R कैसे लिया? इनिशियली स्विच एस ये वाला ओपन है, मतलब सिर्फ यही सर्किट है, तो इसमें रेजिस्टेंस 2R है. बैटरीज देखो ना कैसे लगी हैं, तो डायरेक्शन तो सेम ही आएगी, ऐसे ही करंट फ्लो करेगी ना. हाँ, बिकॉज रेजिस्टेंस में चेंज इमीडिएट होगा, इंडक्टर में नहीं होगा. क्या आई वी की वैल्यू? 2E/3. तो फिर di/dt इज
2E/3L। हमें कहा था स्टेडी स्टेट है इनिशियली, स्टेडी स्टेट में ईएमएफ जीरो होती है। स्टेडी स्टेट मतलब इंडक्टर में करंट ऑलरेडी मैक्सिमम है। नहीं, ये जो मैंने लिया है तो इनिशियली है जब स्टेडी स्टेट है। और मैंने कहा क्योंकि इंडक्टर में करंट एकदम से चेंज नहीं कर सकती, तो स्विच क्लोज करने के इमीडिएटली बात भी यही होगी। बिकॉज उन्होंने नहीं कहा ना आफ्टर सम टाइम, उन्होंने कहा इमीडिएटली बात बताओ, तो इमीडिएटली तो आई नॉट ही रहेगी वो इंडक्टर में करंट। क्लियर है कंसेप्ट? A circular loop of radius r is made of a wire of circular cross section of diameter a. When current I flows through the loop, magnetic flux linked with the loop due to self-induced magnetic field is given by phi is equals to mu naught r log 16 r by a minus 7 by 4 I. The resistivity of material is rho r is greater than a. Switch S is closed at t is equal to 0 so as to complete the loop. To cell of EMF V, find the current through loop at time t. पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस ही निकाल दो। सेल्फ इंडक्टेंस कौन बताएगा इसकी? इस लूप की सेल्फ इंडक्टेंस। हमें फ्लक्स दिया है एंड फ्लक्स इज फाई इज इक्वल्स टू एल आई, तो आई से डिवाइड कर दोगे तो वो सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी, बिकॉज हमें फ्लक्स गिवन है ना ऑलरेडी। And L is phi by I. रेजिस्टिविटी दी है, करंट बतानी है। मैंने वैसे एल निकाला है, क्यों आप में से पूछा नहीं किसी ने? मेरे को ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला लगाना है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इन टू टी। इसीलिए तो रेजिस्टिविटी भी दी है आर निकालने के लिए, और एल हमने यहाँ से निकाला है बिकॉज ग्रोथ ऑफ करंट का ये फॉर्मूला था। अगर मेरे को किसी भी टाइम पे करंट बतानी है तो आपको आर और एल दोनों चाहिए ना। करो सॉल्व इसके आगे, आर निकाल लो, आर तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और वैल्यू पुट कर दो। आई नॉट कितना होगा हमें दे, इट्स कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ वी, वी बाय आर। आर इज रो एल बाय ए, एल कितना, सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, आर इज रो इंटू टू पाई आर, वायर का रेडियस ए, तो एरिया कितना, डायमीटर ए, पाई ए स्क्वायर बाय 4। से वैल्यूज ही पुट करनी है, कुछ खास है नहीं इस न्यूमेरिकल में। आर इज
यहाँ पे भी बस आर और एल की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लिख दो वेयर आर इज इक्वल टू दिस एंड एल इज इक्वल टू दिस, बिकॉज वो बहुत कम्प्लेक्स सा फॉर्मूला बन जाएगा नहीं तो। कर सकते हैं ना, यहाँ हम इसको ऐसे लिख दें, where tau is time constant is L by R. L is and R is पेपर में जब आया था तो उन्होंने वैसे टाइम कांस्टेंट भी कहा था, तो ये टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। सो म्यू नॉट ए स्क्वायर बाई 8 रो, वो देखने में मुश्किल लग रही है टर्म, पर उसका कुछ करना ही नहीं था। log 16 r बाई जो वैल्यू दी है 16 r बाई 7 माइनस 7/4, वो तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही चलती जा रही है साथ में। यूज का वो था, अगर इसमें वो कहते हैं कि फाइंड डी आई बाई डी टी, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा लॉग वाली टर्म को, अगर डी आई बाई डी टी निकालने के लिए बोलेंगे तो। करें नेक्स्ट। हमें दिया a capacitor of capacitance C is having charge Q naught. It is connected to pure inductor of inductance L. The inductor is a solenoid having n turns. Find the magnitude of magnetic flux through each of the n turns of a coil at the instant charge on the capacitor is Q naught by 2. बेसिकली उन्होंने कहा कि कैपेसिटर पहले फुली चार्ज है, उसके बाद उसको कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे तो इट बिगिंस डिस्चार्जिंग। तो जब उसकी प्लेट्स पे चार्ज Q नॉट बाय 2 रह गया, हम ये निकाल सकते हैं कितने टाइम के बाद Q नॉट बाय 2 रह जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम से डिके हो रहा है तो Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा डी। दैट मीन्स वो हाफ कब हो जाएगा, व्हेन कॉस ओमेगा डी इज हाफ। कॉस ओमेगा डी इज हाफ मीन्स ओमेगा डी इज पाई बाय 3। अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ अगर मेरे को करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमें बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए, तो इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, इंड्यूस्ड करंट व्हेन चार्ज इज रिड्यूस्ड टू हाफ। If Q is equals to Q naught cos omega d, current flowing through the circuit is dq by dt. चार्ज वेरिएबल है, dq by dt, Q naught cos omega d की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, Q naught omega sin omega d। cos omega d अगर हाफ है तो sin omega d की वैल्यू √3/2, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, हो गया सॉल्व। बस यही करना था, फ्लक्स बताना है, फिर करंट पता है तो फ्लक्स निकाल सकते हो। लिखो कंसेप्ट, as initially charge on the capacitor is maximum, as initially charge on the plates of capacitor is maximum, therefore when it is connected with capacitor, charge on the plates, when it is connected with capacitor, charge on the plates begins to decrease such that after time t, charge on the plates is Q naught cos omega t, given that
कर दो सॉल्व इसको आगे, फ्लक्स निकाल दो कितना आएगा। हमें दे इट्स अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है, सो फ्लक्स हमें बताना है फॉर एवरी टर्न। नॉर्मल होता है एन बी ए, सो एवरी टर्न के लिए बताना है तो सिर्फ बी ए। फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिंगल टर्न इज बी ए। हमें सेल्फ इंडक्टेंस दी है कॉइल की एल। यही आ रहा है मैग्नीट्यूड, because total flux is Li, flux per unit turn is Li by N. समझ में आ गया ना कैसे किया कि फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज Li अपॉन N। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। टू मेटल बार्स आर फिक्स्ड वर्टिकली, ये दो बार्स connected at the top by capacitor of capacitance C. A sliding conductor AB can slide freely on the two bars. Length of conductor AB is L, its mass is M, it is connected to vertical spring of spring constant K. Conductor is released at T is equal to 0, इसको release कर दिया from position where spring is relaxed. Taking initial position as with region downward direction as positive x-axis. Write the x coordinate of conductor as a function of time. Basically बताना है रॉड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम के साथ। The entire space has uniform magnetic field P. B हमें दिया perpendicular inwards. Neglect resistance of inductor. Assume that bar AB always remains horizontal. मतलब कोई टॉक नहीं लग रही। क्वेश्चन समझ आया क्या है? हमने इसको रिलीज कर दिया तो ये नीचे आएगा, मोशनल ईएमएफ होगी। मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? इसको नीचे आने से रोकेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड। अगर ये स्प्रिंग नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो भी अपवर्ड्स। नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्स के साथ वेरिएबल आएगी, ए इज डी वी बाई डी टी। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी तो यू विल राइट इट एज वी डी वी बाई डी एक्स। वहाँ से v का रिलेशन आ जाएगा, उसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो x का रिलेशन आ जाएगा। कंसेप्ट तो यही है, लिखो कंसेप्ट पहले। अभी चाहे ना हो, मेडिकल वाले तो छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप फॉर्म इक्वेशन से कर लेना, उसके आगे इंटीग्रेशन नहीं होगी आपसे। अभी तो शायद इनसे भी ना हो, बट मेडिकल वालों से तो नहीं होगी ना ही आपको इतनी बड़ी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा। सब आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे चल रहा है सिस्टम। सो यू कैन राइट इनिशियली व्हेन द रॉड इज रिलीज्ड, initially when the rod is released in external magnetic field, initially when the rod is released in external magnetic field, motional EMF is induced
motional EMF is induced across its two ends. If v is the velocity at any instant, then EMF induced is BLV. Due to this motional EMF, BLV, due to this motional EMF, induced current flows. And the induced magnetic field will oppose the motion of the rod also. If spring gets compressed by distance x, restoring force in the spring kx will also be in upward direction. Thus, free body equation कौन सी फोर्सेस हैं हमारे पास? अब हमारे पास ऐसे दैट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, kx upward and blv upwards. IBL and kx. तो फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी? नेट फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास है. इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों निकाली है? कि बेसिकली मैंने एक्सेलरेशन 0 वाली पोजीशन निकाली है, उसका क्या फायदा होगा? जैसे जैसे नीचे जा रहा है अपवर्ड फोर्स बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है. डाउनवर्ड फोर्स कांस्टेंट है mg. जैसे जैसे नीचे जा रहा है मोशनल ईएमएफ बढ़ रही है, v बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है. तो डाउनवर्ड फोर्स तो उतनी है, अपवर्ड फोर्स बढ़ती जा रही है. एक स्टेज आएगी जहां पे नेट फोर्स 0 हो गई, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई.
पर ये वहां पे रुकेगा नहीं इनर्शिया के कारण, और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे चला जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थे, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के कारण है वो ये ऑसिलेट करेगा ना अब, बिकॉज एक पॉइंट पे नेट फोर्स 0 आ गई। तो आपको एसएचएम की इक्वेशन बनानी है, बन जाएगी कैसे? अगर हम ले रहे हैं से एक्स डैश इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? If x dash is displacement from original position is not equilibrium. Original position है जहां पे स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। तो मैं कह रहा हूं अगर ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x डैश है, मीन पोजीशन से कितनी होगी? x डैश माइनस x नॉट। नहीं आया समझ? हमारे पास ऐसे है से ये मान लो ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी नीचे आके आएगी, और ये एट एनी इंस्टेंट। ये हमने निकाली है एक्स नॉट यहां से। मैं कह रहा हूं अगर ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस एक्स डैश माइनस एक्स नॉट। इसको अगर मैं कुछ वैल्यू पुट कर दूं एक्स, अगर फोर्स x के प्रोपोर्शनल आई तो एस एच एम हो जाएगा, बिकॉज एफ इज टू माइनस की x में x क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिनल पोजीशन, मीन पोजीशन इज दिस पोजीशन। तो अगर फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गई तो ये एस एच एम है। एस एच एम है तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट x बाई ए। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये x डैश कर लो इसको, तो x डैश इज, x डैश को मैं क्या लिख सकता हूं अब? एम डी वी बाई डी टी। x डैश कैन बी रिटर्न इज x प्लस एक्स नॉट, एम जी माइनस के x प्लस एक्स नॉट, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। तो एम डी वी बाई डी टी किसके इक्वल आ गया? एस एच एम प्रूव हो रहा है इससे। सोच लो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मतलब आंसर में कोई टर्म नहीं आएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं है, बस के पे डिपेंड करेगा। कहां से? बेसिकली इसमें वैल्यू पुट करनी है ना, इसमें नहीं करनी, इसमें करनी है, बिकॉज ये टर्म भी थी। तो इसमें वैल्यू पुट करो ना, तो एम डी वी बाई डी टी नहीं आएगा, इधर जो आएगा दैट शुड बी एम प्लस ये वैल्यू आएगी। तो ए कितना आ गया? ए इज माइनस के एक्स अपॉन और यहां से टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ गया। हमें टाइम पीरियड तो पूछा नहीं था, हमें पूछा था एक्स की वैल्यू।
आफ्टर टाइम टी। अब एसएचएम का रिजल्ट, अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी कितनी होती है? ए साइन ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव इनिशियल फेज हो सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इनिशियल फेज होगा। होगा, वो मीन पोजीशन से थोड़ी शुरू कर रही है। ए साइन ओमेगा टी होता है विच स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से थोड़ी शुरू किया, यहां से शुरू किया है। तो इनिशियल फेज कैसे निकालोगे? एसएचएम पहले इसके आगे लिखो, 11th क्लास तो भूल गई सारी। This is an equation of SHM. This is an equation of SHM and time period can be calculated. This is an equation of SHM and time period can be calculated. Using T is equals to 2 pi under root x by mod A and omega is 2 pi by T. And omega is 2 pi by T. As the body is not starting its motion from mean position, as the body is not starting its motion from mean position, therefore its displacement after time t is y is equals to a sin omega t plus phi, where phi is the initial phase, y is equal to a sin omega t plus phi x, सॉरी x कहा था उन्होंने, इसे x एक्सिस मानना। v कितना हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको यूज करके फाइव निकाल लेंगे। टी इज इक्वल्स टू 0 पे v कितना? बिकॉज इनिशियली जहां से बॉडी शुरू हुई थी वहां पे वेलोसिटी 0 थी, तो t इज इक्वल्स टू 0 पे v 0 है, मतलब 0 इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मीन्स ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज 0। कॉस की वैल्यू 0 मतलब यहां से फाइव की वैल्यू आ जाएगी मैं बस। कहां पे? तो फाइव इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ जाएगा ना ये। कल करते हैं, कल थ्योरी करेंगे ट्रांसफॉर्मर।